नमस्कार। आज हम भू संचलन और उससे बनने वाली स्थलाकृतियों की हम आज बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा यही है, अर्थ मूवमेंट एंड रिलेटेड फॉर्म्स। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें इन जर्नल इंट्रोडक्शन की, परिचय की, तो पृथ्वी की सतह अस्थायी तथा परिवर्तनशील है, क्योंकि समय के साथ धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण धरातल के ऊपर परिवर्तित और नवीन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और ये परिवर्तन धीरे धीरे कभी हमें आकस्मिक दिखाई देता है, कभी दीर्घकालिक दिखाई देता है। कुछ परिवर्तन इतने धीमे होते हैं कि हमें तत्काल अनुभव नहीं हो पाता है, जैसे समुद्र तल में वृद्धि होना, मृदा का निर्माण। जबकि कुछ परिवर्तन अत्यधिक तेजी से होते हैं, जिनका अनुभव प्रत्यक्ष एवं तत्काल दिखाई देता है, जैसे भूकंप आया, ज्वालामुखी। ये हमें तुरंत दिखाई देने वाली प्रक्रिया हैं। पृथ्वी की सतह के अस्थायित्व का मुख्य कारण भूसंचलन है, जिसके लिए दो कारक प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। एक है अंतर्जात बल और दूसरा है बहिर्जात बल। पृथ्वी के अंदर से जो बल लगते हैं, जैसे भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना, ये अंतर्जात बल हैं। बहिर्जात बल जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर, जहाँ हम रहते हैं, क्रस्ट के ऊपर जिन बलों का कार्य करता है, जैसे अपक्षय है, अपर्दन है, ये इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं। बृहद क्षरण है, जो कि किसके कारण होती है? हमारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्व बल के कारण ये तीनों प्रक्रियाएं काम करती हैं। तो ये तीनों प्रक्रियाएं हमारी धरातल के ऊपर काम करती हैं। देखिए, अंतर्जात बल जो है वो हमारे धरातल पे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण कारक है, और इसी के कारण हमारे धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियाँ हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान है, गर्त है, इनका निर्माण होता है। लेकिन इनके निर्माण होने के बाद जो ऊबड़ खाबड़ ये आकृतियाँ बनती हैं, इनको समतल करने का, तोड़ फोड़ करने का काम जो करती हैं, वो बहिर्जात बल करते हैं। सबसे पहले हम इसको चार्ट के माध्यम से समझते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात। अंतर्जात बल एक दीर्घकालीन पटल विरूपणी संचलन द्वारा होते हैं, और आकस्मिक, मैंने आपको बताया था, दीर्घ जो प्रक्रियाएं हमें आज ना दिखाई दे के लंबे समय बाद दिखाई देंगी, उनको हम कहते हैं दीर्घकालीन। आकस्मिक जो कि हमें हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दें, उन्हें हम कहते हैं आकस्मिक संचलन। दीर्घकालीन प्रक्रियाओं में विवर्तनिक संचलन होता है, जिसमें महादेशजनक संचलन और पर्वत निर्माणकारी हैं। महादेशजनक संचलन उत्थान एवं निर्गमन। उत्थान का मतलब हम सभी जानते हैं, ऊपर की ओर उठना। ये ऊपर का उठाव जो उत्थान कहलाता है, ये धरातल के ऊपर उठाव की प्रक्रिया है। और वही निर्गमन धरातल और समुद्र के मध्य में जो तटवर्ती क्षेत्र होता है, उस तट का ऊपर उठना निर्गमन कहलाता है। उसी तरह अवतलन एवं निमज्जन। अवतलन धरातल के ऊपर सतह का या मैदान का नीचे की ओर धंसना कहलाता है। वहीं निमज्जन धरातल और समुद्र के बीच के जो तटवर्ती क्षेत्र है, उसका नीचे की ओर धसाव की प्रक्रिया निमज्जन। तो इसमें समझना है, उत्थान और अवतलन धरातल ये प्रक्रिया हैं। प्रक्रिया दोनों धरातल हैं, लेकिन उत्थान और अवतलन स्थलीय स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। निर्गमन और निमज्जन स्थल और जल के बीच तटवर्ती स्थिति के बारे में हम बात कर रहे हैं। समस्थैतिक संचलन। समस्थैतिक संचलन समुद्र में जो ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र होता है या स्थिति की विचलन होता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। सुस्थैतिकी संचलन, ये तीन प्रकार से हो गया। अब पर्वत निर्माणकारी संचलन जो है, उसमें संपीड़न बल और तनाव मूलक बल। संपीड़न बल का मतलब होता है दो बलों का आमने सामने काम करना। संपीड़न बल में वलन होता है, मोड़ पड़ते हैं, और विभिन्न प्रकार के वलन पड़ते हैं। देखिए, दो बल कैसे काम करेंगे, आपको उदाहरण से समझाती हूँ। जब आप दो दोस्त आमने सामने से तेजी से आते हैं, और आने के दौरान जब आप टकराते हैं, तो पीछे की ओर आपका फोर्स लगता है ना, टक्कर से कई बार एक गिरता भी है और एक खड़ा रह जाता है, वो उसके बल पे डिपेंड करता है। तो ये संपीड़न बल भी वैसे ही काम करता है। लेकिन जब दोनों सेम आकार के हों, सेम वज़न हो, समान बल लगाएं, तो दोनों क्या होंगे, उसी क्षेत्र में थोड़ा सा झटका खाएंगे। आप इस दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। अपने हाथ में एक कॉपी लीजिए और उस कॉपी को पकड़ के दोनों तरफ से एक ही समय में समान रूप से आप उसको बल लगाइए, तो आप देखेंगे किनारों पे बल लगाने के, जब आप बल लगाएंगे तो कॉपी का बीच वाला भाग ऊपर उठ जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, मोड़ पड़ेगा, उसी को हम कहते हैं वलन। तो हम दोनों हाथों को आमने सामने बल लगा रहे हैं, तो वो बल हो गया संपीड़नात्मक बल। दूसरा है तनाव मूलक बल। विपरीत, बजाय आमने सामने लगाने के हम कॉपी को विपरीत दिशा में खींचेंगे, तो बीच का हिस्सा खुलेगा या फटेगा, तो उससे जो होगा, चटकन पड़ेगी, दरार पड़ेगा और भ्रंशन पड़ेगा। इससे कुछ
आकृतियाँ बनती हैं, भ्रंश घाटी बनती है, रैंप घाटी बनती है, ब्लॉक पर्वत बनता है, हॉर्स पर्वत बनता है। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी भी आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा आकस्मिक संचलन, जैसे भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी है, ये सब हम जानते हैं। सुनामी समुद्र की सतह पर आने वाले भूकंपीय स्थिति को सुनामी कहते हैं। इसके कारण काफ़ी विनाश भी होते हैं। ये अंतर्जात बल के कारक हैं। दूसरा है बहिर्जात बल, जो कि मैंने आपको बताया था, अनाच्छादन, अपक्षय, अपर्दन और वृहद क्षरण। अपक्षय 3 कारकों से होता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। अपर्दन नदी के द्वारा होता है, पवन के द्वारा होता है, हिमनद के द्वारा और सागरीय। इसमें एक 5वां बिंदु हम जोड़ सकते हैं, वो है हमारा कास्ट अपर्दन या भूमिगत जल अपर्दन के माध्यम से भी यह प्रक्रिया कार्य करती है। वृहद क्षरण, जो मैंने गुरुत्व बल का आपको उदाहरण दिया था, ये वृहद क्षरण के माध्यम से होता है। आइए इसमें आगे हम अंतर्जात बल से इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अंतर्जात बलन या संचलन जिसे कहते हैं, मूवमेंट्स, पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न बल को अंतर्जात बल कहते हैं तथा इस बल के कारण होने वाले संचलन को अंतर्जात संचलन कहा जाता है। इस बल से पृथ्वी में क्षैतिज और लंबवत संचलन उत्पन्न होता है, जिससे भूतल पर विषमताओं का सृजन होता है। साथ ही इस बल के द्वारा पृथ्वी पर विभिन्न स्थलाकृतियों की उत्पत्ति होने के कारण इसे रचनात्मक बल कहा जाता है। देखिए, अंतर्जात बल धरातल पर विभिन्न आकृतियों का निर्माण करता है, इसी वजह से इसे रचनात्मक बल कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्रियाशील इन बलों के परिणाम स्वरूप इनकी बाह्य परत में हलचलें पैदा होती हैं, जिसे पृथ्वी की हलचल कहते हैं। बल की तीव्रता के आधार पर आकस्मिक संचलन और पटल विरूपणी संचलन हम इनके बोलते हैं। आकस्मिक संचलन पृथ्वी की आंतरिक परतों से उत्पन्न अधिक तीव्रता वाले बल के कारण होने वाले संचलन को आकस्मिक संचलन कहते हैं, जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं आदि। आकस्मिक संचलन भूपरपटी में तत्काल परिवर्तन लाता है। इसका मनुष्य को प्रत्यक्ष और तत्काल आभास होता है तथा इसका प्रभाव भी अल्पकाल में ही नजर आने लगता है। इसका प्रभाव से जनधन की हानि होने की संभावना भी अधिक होती है। जब भूकंप आता है तो घर गिर जाते हैं, बिल्डिंग गिर जाती है, कई लोगों को हास होता है, और वह ज्वालामुखी फटता है तब भी यही हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सुनामी आने पर तटवर्ती इलाके सारे विनाश हो जाते हैं। आपको पता ही इंडोनेशिया पूरा कितना अब नुकसान हुआ था, भारत के उड़ीसा, तमिलनाडु वाले इलाकों में कितनी परेशानी उठानी पड़ी थी। तो ये हमारे सामने तत्काल प्रभाव डालते हैं, लेकिन कई प्रभाव दीर्घकालिक होते हैं जो हमें अभी नज़र नहीं आते हैं। पटल विरूपणी संचलन कम तीव्रता वाले बल के कारण पृथ्वी पर होने वाले संचलन को पटल विरूपणी संचलन कहते हैं। यह संचलन इतने धीरे होता है कि मनुष्य को इसका आभास भी नहीं हो पाता है। यह संचलन धीमी गति से क्रमिक परिवर्तन लाता है, लेकिन इसका प्रभाव दीर्घकाल में नजर आने के कारण ये हमें प्रक्रियाएं अभी ना दिखाई दे के लंबे समय बाद दिखाई देती हैं। ये भी 3 प्रकार का होता है, समस्थैतिकी, सुस्थैतिक संचलन और विवर्तनिक संचलन। समस्थैतिकी ऐसा संचलन जिसके कारण स्थल स्वरूप संतुलन की स्थिति को प्राप्त करते हैं। मैंने कहा था इसमें टूट फूट होकर समतल किया जाता है। जैसे एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे 6 पिन होते हैं। देखिए, हमारे धरातल पे जो ठोस चट्टानें हैं उनको हम कहते हैं दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं। जब भारी प्लेट, हल्की प्लेट, देखिए प्लेट 2 प्रकार की होती हैं, एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय। महासागर हमारे कितने हैं? 5, और महाद्वीप हैं हमारे 7। महासागरों में भी सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है, ऐसे ही सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा अपना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो महाद्वीप के आकार और घनत्व के आधार पर हम इन प्लेटों को हल्का और भारी भी कहते हैं। अगर हम बात करें कि एशियन प्लेट को अगर हम अफ्रीकन प्लेट से टकराने की बात करें तो आपको पता है अफ्रीका एशिया से छोटा है, तो बड़ा कौन सा होगा? एशिया। तो उसका घनत्व आकार बड़ा होने के कारण वो भारी प्लेट हो गई और अफ्रीकन प्लेट छोटी हो गई। जब ये आपस में टकराएंगे तो भारी प्लेट हल्की प्लेट को ऊपर की ओर उठा देती है और खुद नीचे की ओर छेपित हो जाती है, धरातल के नीचे की ओर जाती है, कोर की ओर, जिस कारण वो जैसे जैसे गहराई में जाती है टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो क्या होने लगती है? पिघलने लगती है और वो मैग्मा के रूप में आने लगती है। और मैग्मा के रूप में ज्वालामुखी प्रक्रिया में अपना योगदान देती है। और पुनः जब वो पिघल कर ज्वालामुखी फटता है, धरातल के ऊपर लावा के रूप में आती है, तो किसका? पर्वत पठार का भी निर्माण करती है। सुस्थैतिकी संचलन महासागर के तल पे होने वाले समस्थैतिक संतुलन को सुस्थैतिक संचलन कहते हैं। भ्रंशन की क्रिया और महासागरीय कटक एवं महासागरीय तल के विस्तार होने से इस प्रकार का संतुलन हमें दिखाई देता है। विवर्तनिक संचलन, विवर्तनिकी संचलन के प्रभाव से पृथ्वी की स्थलीय और जलीय सतह पर स्थल रूपों में परिवर्तन एवं नए स्थल रूपों की उत्पत्ति होती है।
ये दो प्रकार से होता है, महादेशजनक संचलन और पर्वत निर्माणकारी संचलन। सबसे पहले हम बात करेंगे महादेशजनक संचलन की। विवर्तनिकी संचलन के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर दिशा में उत्पन्न बल के कारण होने वाले संचलन को हम कहते हैं महादेशजनक संचलन। यह महाद्वीपों के निर्माण में सहायक होता है, साथ ही सामान्य धीमी गति से तथा विस्तृत क्षेत्रों में घटित होता है। इसके अंतर्गत क्रियाएं जो होती हैं उसमें उत्थान और निर्गम। उत्थान में आप डायग्राम में देखिए, धरातल के ऊपर जब स्थलीय क्षेत्र ऊपर उठ जाता है पठारी रूप में, चाहे वो लावा के द्वारा हो या भूकंप के द्वारा हो, उठाव होता है, उसे उत्थान कहते हैं। लेकिन वही उत्थान जब तटवर्ती क्षेत्र में होता है, स्थल और जल के बीच में तटवर्ती इलाके में होता है, तो उसे हम कहते हैं निर्गमन की प्रक्रिया। दूसरा है अवतलन और निमज्जन। यही प्रक्रिया धरातल जब सामान्य सतह से जो धरातलीय सतह नीचे धंस जाती है तो उसे महाद्वीपीय बेसिन बन जाता है, उसे अवतलन कहते हैं। और यही प्रक्रिया जब जल और स्थल के मध्य में तटवर्ती इलाके में होती है धसाव की, उसे कहते हैं महाद्वीपीय निमज्जन या निमज्जन की प्रक्रिया कहते हैं। पर्वत निर्माणकारी संचलन। विवर्तनिक संचलन के अंतर्गत क्षैतिज दिशा में उत्पन्न बल के कारण होने वाले संचलन को हम कहते हैं पर्वत, जिसमें हम वलन पढ़ते हैं, फोल्ड्स पढ़ते हैं। इसे क्षैतिज बल या परिवर्तन भी कहते हैं। गिलबर्ट ने पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को परिवर्तन का नाम दिया है। क्षैतिज दिशा में संचलन दो बलों से होता है, संपीड़नात्मक बल, जिसे हम थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, दो बलों का आमने सामने काम करना, और तनाव मूलक बल, दो बलों का विपरीत दिशा में काम करना, वो तनाव मूलक बल है। सबसे पहले बात करते हैं संपीड़न बल की। जब स्थल खंडों की दो भुजाएं एक दूसरे की ओर संचलन करती हैं तो दोनों भुजाओं के सीमांत पर संपीड़न मतलब किनारे वाले भागों पर बल कार्य करता है। इस बल के कारण सतह पर वलन या मुड़ाव की प्रक्रिया काम करती है। देखिए डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, जब हम दोनों किनारों से बल डालेंगे तो मोड़ पड़ेंगे, तो जो ऊपर उठा हुआ भाग होगा उसका जो ऊपर, उसे कहते हैं अपनति। अप मतलब ऊपर की ओर उठना, और अभिनति मतलब नीचे धंसने वाले भाग को, ऊपर उठा हुआ भाग और नीचे धंसने वाले भाग को अपनति और अभिनति के नाम से जाना जाता है। और जो बीच में मोड़ पड़ रहे हैं उनको हम कहते हैं वलन। वलन एक प्रकार के न होकर कई प्रकार के होते हैं। धरातलीय चट्टानों में संपीड़न के परिणाम स्वरूप लहरों के रूप में पड़ने वाले मोड़ों को वलन कहते हैं। ये चित्र में दिखाई दे रहा है। हिमालय है, हिमालय पर्वत है, अल्पस रॉकी पर्वत है, एंडीज अप्रेशियन पर्वतों की उत्पत्ति वलन पर क्या ही परिणाम है। अब वलन कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला होता है सममित बल। सममित मतलब समान बल, जितना ऊपर उठा है उतना ही नीचे धसे, तो उसे क्या है मतलब जितनी अपनति हुई है उतनी ही अभिनति हो, तो उसको हम कहते हैं सममित बल। ऐसा वलन जिसकी दोनों भुजाओं का झुकाव और ढाल एक समान हो उसे सममित वलन कहलाते हैं। ये खुले प्रकार का वलन होता है। स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत। जब असममित बल, जब वलन की दोनों भुजाओं की लंबाई एवं ढाल असमान हो तो उसे असममित कहेंगे। जब समानता ही नहीं है तो असममित हो गया। इसकी एक भुजा साधारण झुकाव वाली होती है, दूसरी भुजा का झुकाव अधिक होता है। डायग्राम में देखिए, एक अधिक उठी हुई है, दूसरी नीचे ज़्यादा झुकी हुई है। तीसरा है एक दिग्नत या एकनत वलन। जब किसी वलन की एक भुजा के सामान्य झुकाव तथा ढाल वाली होती है, जबकि दूसरी भुजा 90 डिग्री का कोण या जिसे समकोणीय स्थिति बनाती है, उसका ढाल खड़ा होता है, एक दिग्नित वलन कहते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। आप सभी इन चित्रों को, डायग्राम्स को ध्यान से देखिए, बहुत ही स्पष्ट रूप से इसमें समझाया गया है। समनत वलन, जिसमें समान वलन एक जैसी ऊंचाई पे दिखाई दें। जब वलन की दोनों भुजाएं झुकी हुई तथा लगभग समानांतर रूप से मुड़ी हों, उसको समनत वलन कहते हैं। समनत वलन में भुजाएं समानांतर होते हैं, ऐसा नहीं है एक ऊंची एक नीची, सभी समान रूप से कई सारे वलन होते हैं, लेकिन क्षैतिज दिशा में होना आवश्यक नहीं होता। पाकिस्तान का काला चित्ता पर्वत इसका उदाहरण है। परिवलित या परिवलन, अत्यधिक संपीड़न। एक तो बल होता है सामान्य बल, एक हम बल बहुत तेजी से लगाएं बल, तो उसमें क्या होता है एक हिस्सा ज़्यादा झुकाव ले जाता है। तो जब वलन की एक भुजा दूसरी भुजा पे क्षैतिज दिशा में समानांतर रूप से स्थापित हो जाती है, उसे परिवलित वलन की संज्ञा दी जाती है। जैसे इंग्लैंड का मिल्लुक हेवन, प्रतिवलन, जब परिवलित वलन में नीचे की भुजा टूटने के बाद ऊपर की ओर विस्थापित हो जाती है, तब उस भुजा को प्रतिवलित वलन कहते हैं। अर्थात इस प्रक्रिया में वलन की एक भुजा दूसरी भुजा के ऊपर उलट जाती है। डायग्राम में आप देखिए, एक भुजा दूसरे के ऊपर ऐसे लग रहा है उलट के आ गई ही है। बंद वलन, जब वलन की दो भुजाओं के मध्य
न्यून कोण 90 डिग्री से कम का कोण बनता है तो उसे बंद वलन के नाम से जाना जाता है। डायग्राम में देखिए, न्यून कोण है 90 डिग्री से कम है तो इसे हम बंद वलन कहेंगे, और जब कोण का मान 90 डिग्री से 180 डिग्री से कम हो, 90 से लेके 180 डिग्री के मध्य हो, तो उसे हम खुला वलन कहते हैं, जिसमें उठाव कम बजाय लंब क्षैतिज रूप में फैला हुआ हमें ज़्यादा दिखाई देता है। ग्रीवाखंड या नापे, जब किसी परिवलित वलन में अत्यधिक संपीड़न बल के कारण वलन की एक भुजा टूटकर दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, तब हम उसे कहते हैं ग्रीवाखंड। आल्प्स पर्वत में इसके उदाहरण पाए जाते हैं, कश्मीर घाटी में भी इसके उदाहरण हैं। साथ ही जिस तल से भुजा का विस्थापन, मतलब जिस हिस्से से पर्वत की जो ऊपरी हिस्सा है टूट के दूसरी तरफ जाता है, उसे व्युत्क्रम भ्रंश तल कहते हैं। समअपनति, जब किसी अपनति में एक साथ कई सारी अपनतियां और अभिनतियां बने तो ऐसी अपनति को समअपनति कहते हैं। इस तरह के वलन को पंखा वलन के नाम से भी जाना जाता है। क्षैतिज संचलन के समान रूप से क्रियाशील न होने के कारण विभिन्न स्थानों में संपीड़न की विभिन्नता के कारण ही पंखा वलन का निर्माण होता है। समभिनति, जब किसी अभिनति में संपीड़न के कारण एक साथ कई अपनतियां एवं अभिनतियां बने तो ऐसी अभिनति को समभिनति कहते हैं। इसकी आकृति भी पंखाकार वलन के समान ही होती है। संवलन, वलन बृहद संवलन का लघु छोटा रूप ही होता है, जिसमें गुंबद के आकार में उठे हुए भाग को उत्समन, देखिए भाग उठ रहे हैं, वलन तो पड़ रहे हैं लेकिन इसमें ज़्यादा ऊंचाई उठ रही है। जब ज़्यादा ऊंचे उठ के गोलाकार रूप ले लें उत्समवलन, और जब नीचे की ओर भी उतना ही गहराई में जाके वलन रूप लें लेकिन उल्टा वलन, तो उसे हम कहेंगे असंवलन। संवलन भी क्षैतिज संचलन के कारण बनते हैं। इसमें संपीड़न तथा तनाव मूलक दोनों बलों का ही प्रभाव होता है। ये चट्टानों के वलन से उत्पन्न होकर उनके उत्थान और अवतलन से भी इनका निर्माण होता है। ये हो गए हमारे संपीड़न के कारण, या हम कहें अंतर्जात बल के कारण जो भी हमारे धरातलीय स्वरूप बने हैं उनके बारे में। अब है संपीड़नात्मक के बाद अब आता है हमारा तनाव मूलक बल, मतलब बल का दो विपरीत दिशाओं में अगर कार्य करेगा तो कौन कौन सी आकृतियां बनेंगी। यह बल तब उत्पन्न होता है जब दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में धरातल के समानांतर काम करते हैं। इस बल के कारण पृथ्वी की सतह पर चटकन, दरार, भ्रंशन बनते हैं। इससे ब्लॉक पर्वत, हौस्ट पर्वत, भ्रंश घाटी, रैंप घाटी का निर्माण होता है। सबसे पहले हम इसमें बात कहते हैं भ्रंश। तनाव मूलक भूसंचलन के तेजी के कारण भूपटल की शैलों की चट्टानों में एक तल के सहारे स्थानांतरण उत्पन्न होने से दरार या संरचना को हम कहते हैं भ्रंश। दरार हम सभी जानते हैं। भ्रंश की उत्पत्ति क्षैतिज संचलन के दोनों बलों संपीड़न और तनाव से होती है, किंतु इसमें तनाव मूलक बल का योगदान मुख्य होता है। भ्रंश चार प्रकार के होते हैं, सामान्य भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश और पार्श्वीय भ्रंश। पार्श्व कहते हैं किनारों को, एवं सोपानी, सोपान कहते हैं सीढ़ीनुमा आकृति को। सबसे पहले भ्रंश के प्रकार के बारे में बात करते हैं। सामान्य भ्रंश, चट्टानों में दरार पड़ जाने के फलस्वरूप जब चट्टानों के दोनों खंड एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में सरक जाते हैं उसे कहते हैं सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश की प्रक्रिया के लिए तनाव मूलक बल उत्तरदायी होता है। इस भ्रंश से भूपटल में विस्तार होता है। सामान्य भ्रंशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप निर्मित खड़े ढाल वाले कगार को भ्रंश कगार कहते हैं। डायग्राम में देखिए, दो बल विपरीत दिशाओं में काम कर रहे हैं और बीच वाला हिस्सा खुल गया है। व्युत्क्रम भ्रंश, चट्टानों में दरार पड़ने के फलस्वरूप दोनों खंड आमने सामने की ओर खिसकते हैं, जिसे व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। भ्रंश की इस प्रक्रिया में सतह का क्षेत्रफल पहले की अपेक्षा घट जाता है। इस भ्रंश में चट्टानों एक खंड दूसरे खंड पर स्थापित हो जाता है। यह प्रक्रिया संपीड़न बल के द्वारा भी काम करती है। देखिए, आपको चित्र में बहुत स्पष्ट दिया, अगल बगल में खिसक रहे हैं लेकिन एक हिस्सा ऊपर और एक हिस्सा नीचे, शीर्ष भित्ति खंड और पाद मतलब निचला खंड, और जिस रेखा के सहारे दोनों ऊपर नीचे हो रहे हैं उसे भ्रंश रेखा कहते हैं, जो दोनों को स्पष्ट अलग रूप से दिखा रही है। पार्श्वीय भ्रंश या लैटरल, जब संचलन की दिशा क्षैतिज हो और उससे होने वाली क्षैतिज गति से पार्श्वीय किनारों पे जो निर्माण होता है उसे कहते हैं हम पार्श्वीय भ्रंश। इस तरह के भ्रंश पर कगारों की रचना नहीं होती है। देखिए, दोनों अगल बगल में खिसक रहे हैं लेकिन कोई किसी के ऊपर नहीं जा रहा है, बस आपस में एक दूसरे के बगल से खिसक जा रहे हैं। सोपान मैंने आपको बताया, सीढ़ीनुमा आकृति को सोपान कहते हैं। किसी क्षेत्र में जब एक दूसरे के समानांतर एक से अधिक भ्रंश हैं और सभी भ्रंश तलों की ढाल सामान्य एक ही दिशा में हो तो उससे सीढ़ीनुमा आकृति बनती है। देखिए, सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं स्पष्ट रूप से नीचे खिसकती हुई भ्रंश तल के सहारे। भ्रंश रेखा स्पष्ट है इसमें। अब भ्रंशन की प्रक्रिया से कुछ आकृतियां बनती हैं, उसमें है अपनी सबसे पहले भ्रंश घाटी। इसमें तनाव मूलक बल के कारण जो
दो समानांतर भ्रंशों के बीच का, दो समानांतर भ्रंश के जो बीच का हिस्सा है वो नीचे धंस जाता है। इस प्रकार से निर्मित घाटी को भ्रंश घाटी कहते हैं। देखिए, पूरी चट्टान है और चट्टान के जो पूरी चट्टान में भ्रंश पड़ेगा, मतलब दरार पड़ेगी, तो जो बीच का हिस्सा है भ्रंश के कारण वो तो नीचे धंस जाएगा, लेकिन किनारे वाले हिस्से जहाँ थे वहीं रह जाएंगे। तो वो धंसा हुआ हिस्सा, उस प्रकार की आकृति जो बनती है उसे हम कहते हैं भ्रंश घाटी। ये कई किलोमीटर तक हो सकती है, क्षैतिज, तिर्यक, लंबवत। जर्मन भाषा में से ग्राबेन बोलते हैं। इसके उदाहरण मृत सागर है, भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी। ये जीके का भी क्वेश्चन है कि नर्मदा और ताप्ती नदी किस में से होकर प्रवाहित हो, तो भ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित होती है। इसके अलावा भी काफ़ी उदाहरण है। विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी की बात करें तो महान भ्रंश घाटी जो कि अफ्रीका में है। इसी भ्रंश में न्यासा, रुडोल्फ, तांगानिका आदि झीलें हैं। बेकाल और झील और लाल सागर भी इसी का उदाहरण है। रैम घाटी, अभी हमने जो बात की थी कि जब चट्टान का बीच का हिस्सा नीचे धंस जाए और किनारे वाले भाग अपनी स्थिति में जैसे पहले थे वैसे ही रहे, तब उसे कहते हैं हम कौन सी घाटी? भ्रंश घाटी। अब इसका उल्टा सोचिए आप कि बीच वाला हिस्सा तो स्थिर है और दोनों जो किनारे वाले स्तंभ हैं वो दोनों क्या रहें? ऊपर उठ जाएं, तो भी बीच का हिस्सा नीचे दिखाई देगा। तो इस प्रकार की घाटी को हम कहते हैं रैम घाटी। ब्रह्मपुत्र नदी रैम घाटी से ही होकर प्रवाहित होती है। भ्रंशोत्थान या हॉस्ट या पर्वत, जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे और किनारे के भाग अवतलित हो जाएं, तो जो ऊपर उठे भाग को भ्रंशोत्थान या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। भाई बीच वाला हिस्सा तो यथास्थिर है और किनारे, हम जो भ्रंशन में क्या कर रहे थे कि किनारे वाले भाग स्थिर थे और हम बीच वाले भाग को नीचे धंसा रहे थे। यहाँ उसका उल्टा कर रहे हैं कि बीच वाला भाग अपनी जगह स्थिर रहेगा और किनारे वाले भाग नीचे धंस जाएंगे, तो वो बीच वाला हिस्सा जो है हमें दूर से ही उठा हुआ दिखाई देगा, जिसे हम कहेंगे ब्लॉक पर्वत। भारत का सतपुड़ा पर्वत, पाकिस्तान का साल्ट रेंज आदि इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जब दो भ्रंशों के किनारों का भाग यथास्थिर रहे और बीच का भाग ऊपर उठ जाए, भाई वही रैम घाटी हॉस्ट का ही हम विपरीत करके चल रहे हैं, उसे हम कहेंगे हॉस्ट पर्वत। जर्मनी का हॉस्ट पर्वत इसका उदाहरण, डायग्राम में देखिए उठा हुआ भाग भी दिया है और धंसा हुआ भाग। हॉस्ट मतलब ऊंचा उठा हुआ भाग और गाबरेन नीचे धंसा हुआ भाग। ब्लॉक पर्वत का भी उदाहरण दिया है। अगला है बहिर्जात बल संचलन। बाह्य कारकों के प्रभाव से उत्पन्न बल के द्वारा होने वाले संचलन को बहिर्जात संचलन कहते हैं। बहिर्जात संचलन के कारण अनाच्छादन नामक एक संयुक्त प्रक्रम का निर्माण होता है, जिसे समतल स्थापक बल भी कहते हैं। अंतर्जात भूसंचलन के द्वारा जहाँ विभिन्न प्रकार के विषमता युक्त स्थल रूपों की उत्पत्ति होती है, बहिर्जात बल के अंतर्गत अनाच्छादन की प्रक्रिया से उस ऊबड़ खाबड़ स्थलखंड को काट छांट के समतलन का काम किया जाता है। अनाच्छादन की प्रक्रिया तीन प्रकार से काम करती है: अपक्षय, अपर्दन और वृहद संचलन। अपक्षय, देखिए अपक्षय को मैं समझाती हूँ आपको कि जब चट्टान पे टूट फूट हो, चाहे वो रासायनिक कारण से हो, चाहे वो जैविक कारण से हो, चाहे वो भौतिक कारण से हो, जैसे टूट फूट हुई और उसका मलबा उसी चट्टान के आसपास इकट्ठा हो जाए तो वो तो अपक्षय है। लेकिन उस मलबे को हवा उड़ा के ले जाए, पानी बहा के ले जाए, हिमानी ले जाए, सागर की लहरें ले जाए, या कास्ट अगर क्षेत्र है तो भूमिगत जल कार्य करे, तो उसमें वो मलबा वहाँ ना रह के अपने स्थान को छोड़ के परिवहित होके कहीं और पहुँच जाए, तो उसे हम कहेंगे अपर्दन की प्रक्रिया। इसका मतलब अपक्षय और अपर्दन के बीच एक महत्वपूर्ण शब्द है, वो है परिवहन, जो दोनों की परिभाषा को बदल देता है। वृहद संचलन, जिसमें गुरुत्वाकर्षण का बल काम करता है। सबसे पहले अपक्षय की बात करें, तापमान और आर्द्रता जैसे मौसमी कारकों के प्रभाव से चट्टानों के विघटन और वियोजन की प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। ये तीन तरीके से होता है: भौतिक, जिसमें सूर्य का तापमान, पाला, दाब मुक्ति जिसके कारण टूट फूट होती है; रासायनिक में जलयोजन, घोलीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन, कार्बोनीकरण आदि के कारण भी चट्टानों की टूट फूट होती है; जैविक कारण, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्यों के द्वारा भी विघटन होता है, जैसे खुदाई के द्वारा, पेड़ों की कटाई के द्वारा भी। अपर्दन की क्रिया के अंतर्गत चट्टानी संरचना के टूटने, फूटने, कटने से लेकर परिवहन की क्रिया को भी इसमें शामिल किया जाता है, इसलिए इसको गत्यात्मक प्रक्रिया कहते हैं। इसमें अपक्षय की प्रक्रिया भी शामिल होती है। इस प्रक्रिया में संलग्न कारक किसी विशेष क्षेत्र में भी
कोई विशेष, जैसे नदी जहाँ, पानी जहाँ होगा, नदी ज़्यादा, वहाँ ये प्रक्रिया ज़्यादा देखने को मिलेगी। जहाँ मरुस्थल होगा वहाँ पवन अपर्दन ज़्यादा देखने को मिलेगा, जहाँ चूना ज़्यादा होगा वह भूमिगत जल अपर्दन। तो जिस जगह जिस चीज़ की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पे उस अपर्दन का प्रभाव हमें स्पष्ट और ज़्यादा दिखाई देगा। वृहद संचलन, पर्वतीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से असंगठित अवसादों के होने वाले अपर्दन स्थानांतरण को वृहद संचलन कहते हैं। देखिए, जब पहाड़ पे से कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो वो नीचे इसलिए नहीं आ रही कि ढह रही है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो ऊपर से टूट फूट होकर जो पत्थर आ रहा है, कंकड़ आ रही है, मिट्टी आ रही है, वो ढह रही है, जिसे हम भूस्खलन कह देते हैं कई बार। तो वही प्रक्रिया वृहद संचलन कहलाती है और इनके माध्यम से हमारे धरातल पे जितनी भी उबड़ खाबड़ चीज़ें धीरे धीरे आने वाले सालों में, वो चीज़ जो आज पर्वत है आने वाले हज़ारों सालों में जाके वहाँ पे समतल मैदान बन जाता है। लेकिन क्योंकि हम इतने साल ज़िंदा नहीं रह सकते तो वो चीज़ हमें ना देखें, आने पीढ़ियों को देखने के मिलेगी। इस प्रकार आज हमारा जो टॉपिक था संचलन, हमारे धरातल पे जो संचलन के कारण आकृतियाँ बनती है, चाहे वो आंतरिक बल हो या बाह्य बल, उनके कारण बनने वाली आकृतियों के बारे में हमने जाना। आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद। अगले टॉपिक के साथ हम कल फिर मिलेंगे।